नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में सजेशन ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब आपके पास अगर साइंस का कोई भी बुक है क्लास 9th का तो उसको खोल करके बैठ जाइए। फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है वो निकाल लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे स्टेशनरी या फिर रेस्ट के बारे में, क्योंकि जब तक स्टेशनरी या रेस्ट के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हमें मोशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो स्टेशनरी होता क्या है? तो कोई भी चीज़ जो किसी एक प्लेस पे फिक्स्ड हो, जिसको कि हम हिला डुला नहीं सके, मतलब वहाँ से उसके पोजीशन को चेंज ना कर सकें, तो उसको हम कहेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल हो गया, हमारा घर हो गया, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं और ये उस प्लेस पे फिक्स्ड रहते हैं। जबकि दूसरे तरह अगर देखें तो जैसे मैन हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, कार्स, बसेज, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सब जो हैं ये हमेशा स्टेशनरी नहीं रह सकते। भले कुछ देर के लिए वे रुकें लेकिन हम उसको स्टेशनरी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं कि समय के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हो गए वो वैसे ऑब्जेक्ट का जो कि मूव करते हैं। जैसे यहाँ जो कार है वो मूव कर रहा है। तो अब किसी भी मूविंग बॉडी का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ऑल मूविंग बॉडी का कि वो जो है वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। अब मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में है? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब उसका पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आया, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस के अगर हम लेंगे तो उसी के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि जो कार है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो अब किसके रिस्पेक्ट में? तो कोई घर है या फिर कोई पेड़ है जो कि स्टेशनरी है, रोड के मान लीजिए कि किनारे है वो स्टेशनरी है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा कार है वो मोशन में है। यदि अब कुछ एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि हम जो हैं वो किसी बस में बैठे हुए हैं या फिर किसी कार में बैठे हुए हैं, तो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है, उस कार के बाहर का जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई घर हो गया या कोई पेड़ हो गया, तो उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम मोशन में हैं। लेकिन अगर हम कार से ही कंपेयर करते हैं तो कार के साथ हम भी मोशन में हैं, तो हम उस कार के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं होंगे। मोशन में हम उसी के रिस्पेक्ट में होंगे जो कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो। तो यहाँ पे स्टेशनरी समझ में आया और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। स्टेशनरी मतलब कि जो कि रेस्ट में हो, वो मूव ना करे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि एक घर है और एक ट्री जो है वो स्टेशनरी है और एक कार जो है वो मूव कर रहा है। तो जैसे टाइम चेंज हुआ, यानी कि 5 सेकंड हुआ, तो इसका पोजीशन पहले ए पे था, अब पोजीशन चेंज होकर के बी पे आ गया। अब कुछ और एग्जाम्पल है मूविंग ऑब्जेक्ट का, जैसे कि स्विंग, झूला हो गया, मेरी गो राउंड हो गया, पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो, उसके बाद हैंड्स ऑफ द वॉच यानी कि घड़ी का जो सुई है वो भी मोशन का ही एग्जाम्पल हमें शो करता है, यानी कि वो भी मोशन में होता है। अब कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फेयरली फास्ट मूव करते हैं और कुछ जो हैं वो स्लो। तो कैसे? तो जो फास्ट मूव करते हैं उसका जो मोशन है या मूवमेंट है उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बॉडी जो कि स्लो मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट हमें तुरंत पता करना मुश्किल होता है। जैसे कार है तो कार का तो हम मोशन इजीली, अगर वो मूव कर रहा है तो इजीली हम देख सकते हैं। या फिर घड़ी का ही एग्जांपल ले लिया जाए तो घड़ी में जो सेकंड हैंड है उसका हम लोग मोशन देख सकते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड वो अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। लेकिन वही अगर आर हैंड का देखा जाए तो आर हैंड जो है उसका जो मोशन है वो बहुत स्लो है। तो बहुत देर तक अगर हम देखेंगे घड़ी के सुइयों को, उसके हैंड्स को, तब हमें दिखेगा कि हाँ जो आर हैंड है उसका भी मोशन हो रहा है। तो अब इस मोशन को समझने से पहले हम कुछ जो पॉइंट्स है उसको समझेंगे, तब हमें मोशन अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ बॉडी और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही थिंग है, अलग नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स जो क्या क्या हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
तो अगर देखा जाए तो दोनों लगभग सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अलग। तो अगर एवरीडे लैंग्वेज में कहा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सेम मानते हैं, लेकिन फिजिक्स के सेंस में ये दोनों अलग अलग चीज़ है और इसका मीनिंग अलग अलग है। तो जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ एक ट्रेंगल जैसा दिख रहा है, तो कोई पर्सन है जो कि ए पॉइंट पे है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जो ए है और उसको जाना है कहाँ, सी तक जाना है। लेकिन वहाँ जाने में सी तक उसको एक फ्रेंड जो है जो कि बी पे रहता है, बी जो पोजीशन है वहाँ रहता है, उससे मिलते हुए जाना है। तो वो जाएगा कहाँ, तो सबसे पहले ए से वो निकलेगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पर पहुँचा, और फिर उसको सी तक जाना है तो बी से फिर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और सी तक पहुंचा। तो यहाँ जो लेंथ हुआ वो लेंथ कितना हुआ, तो 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि किसी भी दो पॉइंट का, यानी इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल पॉइंट जहाँ पे हमें पहुँचना है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन से जो शो हो, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ दो पॉइंट का, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ दिया हुआ भी है डिफिनेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, यानी कि किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, बस कितना लेंथ वो ट्रेवल किया। तो टोटल लेंथ को जब हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसका होगा कितना, तो 5 + 3 = 8 किलोमीटर। वही अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब यहां देख लेते हैं, तो when a body moves from one point to another, the distance travel refers to the actual length of the indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position। जैसा कि पहले ही बोल चुके हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और स्ट्रेट लाइन पाथ ही होता है, वो ऐसा नहीं कि कोई कर्व हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जिस पाथ से वो हो करके फाइनल पोजीशन पर पहुंचा है इनिशियल से, उसको हम कहेंगे, यानी कि एक्चुअल लेंथ, वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया वही होता है उसका डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसको टाउन ए से टाउन बी तक जाना है, तो वो जाता है, तो इस पाथ को होकर के, जैसे कि कार जो फिगर में दिख रहा है कि कार जा रहा है, तो वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन पाथ टाउन ए से टाउन बी के बीच में, वो 10 किलोमीटर है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 25 किलोमीटर होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 किलोमीटर होगा। तो कोई बॉडी जो अगर मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस ट्रेवल में केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो कैसे अब हम करेंगे, अब कुछ जो पॉइंट्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लेकर के क्या क्या डिफरेंस है उसमें, सो हम देख लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन को हमें लेना ही नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, किसमें, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे कि जो कार है कोई, वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर हम 50 किलोमीटर केवल एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन अगर वही हम बताते हैं कि 50 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि जो टोटल वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर का ट्रेवल किया है वो इस डायरेक्शन में ही किया है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा और साथ में जो डायरेक्शन हुआ वो बताता है हमारे वेक्टर क्वांटिटी को। अब जो एक बात है कि डिस्टेंस जो है किसी भी मूविंग बॉडी का, वो अगर मूव करता है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट किसी भी मूविंग बॉडी का जीरो हो सकता है। अब यहाँ पे समझेंगे दो एग्जांपल से, कि जैसे कि ये ट्रेंगुलर फिगर है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ट्रैवल करना है, किसी भी बॉडी को अगर ट्रैवल करना है पॉइंट ए से पॉइंट, फिर से उसको ए पर ही आना है, तो अगर डिस्टेंस जो हम लेंगे वो लेंथ लेते हैं, तो वो किस पाथ को फॉलो किया, तो ए से पहले बी गया, बी से फिर सी आया और फिर से सी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया कितना, तो 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, यानी कि टोटल
12 किलोमीटर वो ट्रेवल किया। अब वो ए से ही स्टार्ट किया था जाना और फिर ए पे ही पहुंच गया, तो उसके बीच में यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट भी, आरंभिक बिंदु भी ए ही हुआ और फाइनल पॉइंट यानी कि जो वो पहुंच रहा था वो भी ए ही था। तो अगर हम उन दोनों के बीच का लेंथ निकालें यानी ए और ए के बीच का लेंथ निकालें तो वो 0 होगा। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो गया सो 0 हो गया। और सर्कुलर अगर ट्रैक का अगर केस देखें तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर के अलोंग ही, मतलब जो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का उसी के अलोंग कोई ट्रेवल करेगा, तो इसलिए डिस्टेंस जो होगा वो 2πr के बराबर होगा। लेकिन अगर पॉइंट ए से शुरू करता है कोई ऑब्जेक्ट चलना और फिर से पॉइंट ए तक ही पहुंच जाता है तो होगा क्या कि इसका डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 0। लेकिन वही अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ए से अगर शुरू करता है और फिर ए तक ही पहुंचता है तो यानी कि ये सर्कमफेरेंस का एक राउंड वो लगा लिया, यानी 2πr के बराबर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब? जब हम किसी सर्कल में राउंड ट्रिप लें या फिर कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो जो हमारा फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है वो दोनों सेम हो, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो हमारा डिस्टेंस तो ट्रेवल हम किए लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ही है कि कोई बॉडी को ए से डी जाना है तो वो पाथ ये ट्रैवल कर रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये जो है वो जो लेंथ जो ट्रैवल कर रहा है ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, यानी 1.5 प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर, ये यानी कि 8 मीटर का वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ए और डी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ यानी कि स्ट्रेट लाइन से वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6.3 मीटर है। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। अब यूनिफॉर्म मोशन या और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम जानेंगे। तो किसी भी बॉडी को हम तब कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म में है, कब हम कहेंगे? तो जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और भले ही टाइम जो है वो कितना भी छोटा हो उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे कि कोई जो कार है वो रन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो क्या करेगा कि 10 मीटर का ही इक्वल डिस्टेंस हर एक सेकंड में वो ट्रेवल करेगा। तब हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। और जब यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से शो होता है। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो किसी भी बॉडी का तो वो जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी उतना ही समय लगेगा लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो बराबर तय नहीं करेगा। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी अगर बॉल को किसी हाई स्टोरी बिल्डिंग से अगर हम गिराते हैं तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन का एग्जाम्पल है। तो होता क्या है इसमें कि फर्स्ट सेकंड में अगर बॉल नीचे आ रहा है तो 4.9 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद जो सेकंड है सेकंड में 14.7 मीटर, यानी कि सेकंड वाला जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया, और वही थर्ड सेकंड में और बढ़ गया यानी 24.5 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड में वो स्मॉलर डिस्टेंस ट्रेवल किया था लेकिन सेकंड में उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल का था वो बढ़ गया यानी 14.7 मीटर। इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग डिस्टेंस ही है, उतना उतना वो ट्रेवल कर रहा है, और वही थर्ड आया तो वो और बढ़ गया। तो इस तरीके से उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो स्पीड है वो बढ़ते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कि कोई रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन अगर खुलती है तो जैसे ही वो शुरू में स्टार्ट होती है तो उसका स्पीड जो है फर्स्ट सेकंड में अगर देखें तो बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी जो एग्जांपल है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन से शो होता है। तो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म होगा, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड लाइन है तो मोशन हमारा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि इसमें जो है वो मोशन चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेटेड यानी कि एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। तो अब आगे एक्सेलरेशन भी समझेंगे, उससे पहले हम स्पीड वेलोसिटी और देन हम एक्सेलरेशन समझेंगे। तो स्पीड होता क्या है, तो स्पीड का डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहले जानते हैं कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस द आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। तो स्पीड हमें एक आइडिया देता है कि कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने, मतलब वो स्लो
कितना स्लो या फिर कितना फास्ट वो मूव कर रहा है, यही हमें स्पीड बताता है। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए स्पीड का फॉर्मूला, तो स्पीड जो होता है किसी भी बॉडी का, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो मैथमेटिकली जो वैल्यू आएगा वो हमारा स्पीड आ जाएगा। तो अब स्पीड को शो करते हैं हम लोग v से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s से और टाइम को t से। तो इससे अगर स्पीड हमारा निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई कार है, वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कब, कितने देर में, तो 4 आवर्स में। तो इसका स्पीड अगर निकालना है तो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 4 से अगर 100 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड। अगर हम छोटे टर्म में देखें, यानी छोटे यूनिट में, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर लार्जर टर्म में तो किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से 3 यूनिट हो गया, लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है स्पीड का। और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं रहता है। अब स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। जैसे कार या बाइक में ही हम लोग देखे होंगे कि 0, 20, 40, 60 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है 200 तक। तो ये जो है वो स्पीडोमीटर बताता है। और उसी में एक ओडोमीटर भी लगा हुआ रहता है, जो कि हमें डिस्टेंस बताता है कि वो जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर जो है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में फिट रहता है। तो डिस्टेंस बताया हमारा ओडोमीटर और स्पीड बताएगा स्पीडोमीटर। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड किसी भी बॉडी का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया है, अगर हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। तो अगर एवरेज स्पीड निकालने का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड जो निकालना है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हम ज़्यादा दूर तक अगर हम चलते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड निकालना बहुत ही मुश्किल है, और किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड रखना ही मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो यूनिफॉर्म स्पीड में रह ही नहीं सकता है अगर ज़्यादा दूर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो जैसे कि अगर कोई कार ही मूव कर रहा है तो स्ट्रेट, अगर रोड जो है वो स्ट्रेट है, फ्लैट है और फ्री है, मतलब उसमें भीड़ नहीं है, तो इसका स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और वही अगर क्राउडेड एरिया आ गया तो इसका स्पीड जो है वो कम भी हो सकता है। तो इस कारण से हम करते क्या हैं कि उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया इतने टाइम में, तो जो हमारा स्पीड आता है वो एवरेज स्पीड आता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले भी निकाले थे कि 100 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 आवर्स में, तो 25 किलोमीटर पर आवर आया उसका स्पीड। तो अगर रोड स्ट्रेट है तो उसका जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भी हो सकता है, और वही अगर क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया तो उसका स्पीड जो है वो कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम फाइंड करते हैं उसका एवरेज स्पीड। तो यहाँ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, उसका एवरेज स्पीड का टेबल दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर जिसको हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो कोई भी बॉडी जो है उसका यूनिफॉर्म स्पीड तब होगा जब वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे, भले ही टाइम इंटरवल जो है वो कितना भी छोटा हो। तो यहाँ भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कोई जैसे कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, तो हम कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड? तो मान लीजिए कि उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आधे घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस? तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 1 आवर में 60 किलोमीटर हो गया, तो हाफ आवर में 30 किलोमीटर। और वही अगर क्वार्टर ऑफ एन आवर हो गया, यानी कि आधा से भी कम, हाफ एन आवर से भी कम, तो उसका हो जाएगा 15 किलोमीटर। वही अगर 1 मिनट में देखा जाए तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, और अगर 1 सेकंड में देखा जाए तो 1/60 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। अगर इस तरीके से ट्रैवल करेगा तब हम कहेंगे कि जो बॉडी है, या फिर जैसे यहाँ कार है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कोई स्कूटरिस्ट है जो कि 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है 5 मिनट में, तो इसका स्पीड निकालना है हमें अलग अलग यूनिट में। तो पहला यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेकंड जो है वो मीटर पर सेकंड है, और थर्ड जो है वो किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है हमारा किलोमीटर में, और हमें निकालना है सेंटीमीटर में, और जो टाइम है वो मिनट में है तो उसको सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे कि हम यूनिट कन्वर्जन कर देंगे। तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो सेंटीमीटर में आ गया, और टाइम को जब मिनट है तो मिनट से सेंटीमीटर हमें सेकंड में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा टाइम आ गया वो सेकंड में आ गया। तो इस तरीके से स्पीड हम निकाल दिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन करके। तो यहाँ से जो आया हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो आ गया हमारा स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट में। अब वही अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो सबसे पहले जो हमारा किलोमीटर है 3 किलोमीटर, इसको हम चेंज करेंगे, और जो मिनट है इसको भी चेंज करेंगे सेकंड में। तो ये पहले चेंज ही हो गया, 300 सेकंड आ गया। किलोमीटर को हम चेंज किया मीटर में तो 3000 मीटर आ गया। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं
अपना स्पीड उस बॉडी का, तो यहाँ पे आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और उसी तरीके से अगर हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में तो हमारा दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन टाइम जो है वो मिनट में है। तो मिनट में है, मिनट जो है आर से छोटा यूनिट है, तो अगर इसको लार्जर यूनिट में करना है तो हम करेंगे क्या कि 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड किया तो 0.083 आर आ गया, और इस तरीके से हम स्पीड निकाल लिए, तो स्पीड आ गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से और भी जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता क्या है, अभी हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड को जान लिया। अब वेलोसिटी को जानते हैं। तो वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी का वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा। तो डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है कि यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर कोई डिस्टेंस किसी भी खास डायरेक्शन में है तो उसको हम कहते क्या है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना रहे सिंपली डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो इसको हम डिफाइन क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो v इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ भी वेलोसिटी को भी v से, स्पीड को भी v से ही शो करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट को s से शो किए, और t जो हो गया वो हमारा टाइम टेकन हो गया। तो यहाँ पे फिर से डिफिनेशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी का भी जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है, और उसका जो स्मॉलर यूनिट होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड, और लार्जर यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर। अब डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्पीड है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी केवल साइज होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, और जो डायरेक्शन है इसका जो वेलोसिटी का वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही इस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन रहेगा। तो स्पीड जो हो गया वो उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी के पास इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर एक्सप्रेशन हम लोग स्पीड को करें तो 25 किलोमीटर पर आवर जो हो गया वो स्पीड हो गया, और अगर हमें वेलोसिटी को शो करना है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो उसके साथ डायरेक्शन भी रहेगा, जैसे कि 25 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ या फिर टुवार्ड्स एनी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एक ही डायरेक्शन रहेगा, तो वो हमारा हो गया वेलोसिटी। तो जो हमारा डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही रहता है। अब अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम करेंगे क्या, यानी एस निकालना है। हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। तो अगर एस निकालना है तो टी जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, यानी v इंटू टी। तो v जो है हमारा वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जैसे यूनिफॉर्म हम लोग स्पीड पढ़े थे उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी उसी को कहते हैं। तो कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब ट्रैवल करेगा जब किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, मतलब कोई कर्व वगैरह ना आए, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, और स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और यहाँ भी कि टाइम इंटरवल कितना भी कम हो वो मैटर नहीं करता है, तभी हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर डिफाइन करना है तो ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स इन ए specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time no matter how small these time intervals may be। तो इस तरीके से हो गया। अब वेलोसिटी जो है वो कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी किसी भी बॉडी का चेंज करने के लिए या तो हम उस बॉडी का जो स्पीड है यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज कर दें, या फिर उस के स्पीड को हम कांस्टेंट रखें और उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो दो तरीके से हम किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया किस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब जो है जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। तो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होता है मैग्नीट्यूड में, हाँ कभी कभी इक्वल हो सकता है। तो जैसे कोई बॉय है वो अपने घर से शॉप की ओर जाता है, और शॉप का जो डायरेक्शन है वो उसके घर से ईस्ट की ओर है, तो वो करता क्या है कि घर से जो शॉप का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और 50 सेकंड में वो ट्रैवल करता है। तो स्पीड जो बॉय का अगर हम निकालें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन अगर हम कर देते हैं तो 100 मीटर डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे स्पीड। और अगर उसी तरीके से हम वेलोसिटी भी निकालें
निकालेंगे उस बॉय का, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों है वो सेम है, तो यहाँ भी 100 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम शो कर रहे हैं तो डायरेक्शन देंगे तो 100 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट डिवाइडेड बाय 50 सेकंड। तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन था वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है स्पीड और वेलोसिटी का वो दोनों सेम है मूविंग बॉय का, लेकिन हमेशा वो सेम नहीं रहेगा। यहाँ सेम होने का कारण क्या है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू था वो सेम था और वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर दूसरा केस देख लिया जाए कि जो बॉय है वो होम से शॉप तक जाता है और फिर वापस शॉप से होम तक आता है, तो हुआ क्या कि टोटल अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया उसका ट्रेवल, तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर अगर डिस्टेंस देखा जाए तो, क्योंकि डिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन से हमें मतलब है ही नहीं, तो 100 प्लस 100 हो गया यानी 200 हो गया, और टाइम को अगर हम ऐड करते हैं तो 50 प्लस 50 यानी कि 100 हो गया। तो यहाँ भी जो बॉय का स्पीड है वो सेम ही रहेगा यानी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है पहले तो वो डिस्प्लेसमेंट था इस डायरेक्शन में, लेकिन जब वो दुकान से लौट रहा है अपने घर तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो एक जो है दोनों में से कोई एक जो क्वांटिटी है वो निगेटिव हो जाएगा। तो जब 100 माइनस 100 अगर हम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, लेकिन जो टाइम है वो हमारा 100 सेकेंड ही रहेगा। तो इस केस में हो गया क्या कि वेलोसिटी जो बॉय का है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं रहता है। यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकता है। तो इस तरीके से हम स्पीड और वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कुछ जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी कितना बदल रहा है समय के साथ, यानी कि वेलोसिटी अगर बदलते रहे तभी हम कहेंगे कि हाँ जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो एक्सेलरेशन जो होता है अगर हम मैथमेटिकली कहें तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम में उसका वेलोसिटी कितना था और स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना था, उन दोनों को माइनस करते हैं तो वही आता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम टेकन तो टी हमारा होता ही है। तो फाइनल वेलोसिटी इसको हम फिर से और लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ए से हम एक्सेलरेशन को शो करते हैं, वी से फाइनल वेलोसिटी को और यू से इनिशियल वेलोसिटी को, और डिवाइडेड बाय हमारा टाइम टेकन जो टी हो गया तो इस वेलोसिटी को चेंज करने में। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका ऐसा यूनिट, क्योंकि हुआ क्या कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड हो ही गया और फिर से उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेलोसिटी का यूज करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के अलॉन्ग ही होगा। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि v माइनस यू हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, तो कोई भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब कहेंगे जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो और उसके बाद दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज विथ यूनिफॉर्म रेट, यानी यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज होते रहना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल हम अगर लें तो क्या होगा कि कोई फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, जैसे कि हम बॉल को ही गिरा रहे थे अपने किसी छत से, तो वो हो क्या रहा था कि जैसे जैसे सेकेंड मतलब टाइम चेंज हो रहा था उसका जो वेलोसिटी था या फिर स्पीड हम कहें तो वो बढ़ते जा रहा था यानी कि यूनिफॉर्मली वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। या फिर कोई बाइसिकल है वो किसी स्लोप यानी ढालूनुमा रोड से नीचे आ रहा है और जो राइडर है वो पैडल नहीं मार रहा है और विंड का जो रेजिस्टेंस है यानी हवा का जो रुकावट है उसको हम नेग्लिजिबल ले लें तो यह भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो सकता है। उसी तरीके से अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है या ढालूनुमा प्लेन है और अगर हम किसी बॉल को रोल कर रहे हैं तो शुरू में जब बॉल रोल होना शुरू होगा तो उसका स्पीड जो है वो स्लो होगा और जैसे जैसे वो नीचे पहुंचते जाएगा उसका स्पीड जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का। तो अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वो स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का जो
ग्राफ है वो कर्व लाइन होता है। तो अब कब कहेंगे कि हम कोई भी बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है, तो बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल, लेकिन जो वेलोसिटी का इंक्रीज जो हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। या फिर हम और कह सकते हैं क्या दूसरे शब्दों में कि अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट से। तो जैसे इसका एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या है कि कोई भी अगर कार है तो वो क्राउडेड सिटी रोड में से होकर के गुजर रहा है कंटिन्यूअसली, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि कार को जो है वो अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और कभी दूसरे क्षण मतलब भीड़ नहीं है तो वो अपना स्पीड बढ़ाया, और भीड़ आया तो उसका स्पीड कम करना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट है कार का वो नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो कर्व लाइन होगा। अब जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट वो है रिटार्डेशन, या फिर उसी को हम कहते हैं डिसेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये तीनों एक ही हैं। तो होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो है उसका वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन को निगेटिव। तो यूजुअली लोग करते क्या है कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, और जो निगेटिव एक्सेलरेशन रहता है उसको रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कोई भी बॉडी रिटार्ड कब करेगा, जब उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी जो है वो घटेगा, तब हम रिटार्डेशन कहेंगे। और रिटार्डेशन को भी हम एक्सेलरेशन की तरह ही मेजर करते हैं, यानी सेम फार्मूला से कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। लेकिन रिटार्डेशन जो है वो एक्सेलरेशन है विथ निगेटिव साइन। तो इसमें होगा क्या कि किसी भी बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम रहेगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव आएगा, और एक्सेलरेशन जब निगेटिव आएगा तो उसी को हम कहेंगे रिटार्डेशन। जैसे कि अगर कोई बॉडी जो है वो इनिशियली स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और फाइनली उसको हमें ब्रेक लगाना पड़ा यानी रोकना पड़ा, तो फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी को पहले रखते हैं, यानी 0 माइनस अगर हम 10 करें, 10 मीटर अगर पर सेकंड उसका इनिशियल वेलोसिटी था, तो यहाँ हो गया -10, और टाइम टेकन वो 5 सेकंड में, तो -10 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन को हम कहें कि कार का एक्सेलरेशन कितना है, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर रिटार्डेशन के टर्म में कहना है तो रिटार्डेशन जो होगा उसको हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन पहले लिख ही दिए, तो समझ में आ गया कि वो निगेटिव हो गया, तो रिटार्डेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से रिटार्डेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्चुअली में निगेटिव एक्सेलरेशन है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी क्या था, अंतिम वेलोसिटी क्या था, और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी बार से, और इनिशियल वेलोसिटी को तो यू से, फाइनल को वी से, और डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, तो इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कुछ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा v इक्वल्स टू u प्लस at, तो पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूला का यूज करके इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो होता क्या है कि एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके सिंबल में, तो एक्सेलरेशन का a हो गया, फाइनल वेलोसिटी का v हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी का u डिवाइडेड बाय t। तो अब क्या करना है कि t जो है वो डिनोमिनेटर में है, अब इसको हम ले जाएंगे दूसरे साइड, यानी अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो t जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो at इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब v को एक साइड लेना है, क्योंकि हमें v इक्वल्स टू u प्लस at निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो v को एक साइड रखेंगे, और u जब दूसरे साइड जाएगा तो इधर निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो होगा क्या कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। यहाँ v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है सो एक्सेलरेशन है, और t जो है वो टाइम टेकन है। तो यहाँ से हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन हमारा है क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यानी यहाँ हमें डिस्टेंस निकालना है, s को हम डिस्टेंस कहते हैं, u जो हो गया हमारा इनिशियल स्पीड, t जो हो गया टाइम टेकन, और a है एक्सेलरेशन, और t जो है फिर से टाइम टेकन। तो इसका हम लोग जो पहले फार्मूला पढ़े थे उसी फार्मूला का यूज करके इसको भी हम डिराइव करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u प्लस v बाई 2। अब u प्लस v बाई 2 हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, अब इसी का यूज करेंगे देखिए। तो उसके बाद और नेक्स्ट जो है हमारा कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल यानी डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हम करते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या है, तो u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम,
इज इक्वल्स टू एस हो गया। अब क्या है कि v इज इक्वल्स टू, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो निकाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का, तो v इज इक्वल्स टू आया क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो जहाँ v का पोजीशन है वहाँ पे हम u प्लस ए टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो u प्लस u हो गया 2u और ए टी और इंटू टी बाई टू। अब ये जो t जो है ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो गया क्या कि 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी दोनों टर्म के साथ अलग अलग। तो 2ut/2 यानी 2 कैंसिल हो गया, तो ut बचा और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड जो फार्मूला था वो डिराइव हो गया, जहाँ एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी जो है टाइम टेकन और ए एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से अब थर्ड इक्वेशन जो है वो है क्या कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे, तो इसमें फर्स्ट सेकंड वाले का यूज करके। तो इसको डिराइव करने के लिए जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी में हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले का वैल्यू और यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं, मतलब कि उसका पोजीशन चेंज करते हैं, एलएचएस वाले को आरएचएस में ले जाते हैं। तो होगा क्या कि एटी को हम एक साइड रख देते हैं और यू को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो एटी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गया। अब अगर टी को केवल रखते हैं, क्योंकि इसमें टी दो जगह आया है, तो टी को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है उसमें हमारा टी है ही नहीं, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टी है नहीं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी टी को हटाना है, तो टी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो टी इज इक्वल्स टू आया क्या, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब जहाँ जहाँ हमारा टी का वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिसको कि हम इक्वेशन 1 माने हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे। तो होगा क्या कि u और t का वैल्यू हमारा हो गया v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 a और t स्क्वायर है, यानी v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है उससे, तो v इंटू यू माइनस यू इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस, अब यहाँ पे a हो गया, नीचे 2 आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो गया हमारा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u और डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं कि a ऊपर भी है, सेकंड वाला टर्म जो है प्लस के बाद वाला, तो a ऊपर भी और a नीचे a स्क्वायर है, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा क्या बचा, यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बाई 2a। अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो 2a और a का एलसीएम 2a आ गया। तो फर्स्ट वाला जो टर्म था उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, ये हमारा टर्म हो गया। अब होगा क्या कि इस 2a को हम उस साइड भेज दिए, तो 2as आ गया। अब 2u भी और 2u भी, एक पॉजिटिव है कि निगेटिव, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2u स्क्वायर निगेटिव में है और एक यू स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम क्या किए अब कि यू स्क्वायर को दूसरे साइड ले गए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमारा फॉर्मूला थर्ड जो इक्वेशन था वो डिराइव हो गया। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग बाकी जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इससे हमें जो भी चीज़ फाइंड करना है, जैसे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, या हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इन सब चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। केवल एक जो क्वांटिटी है वो गिवन नहीं रहेगा और बाकी क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा। तो इन तीनों फार्मूला को याद कर लेना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, किस तरीके से मोशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो होगा क्या, तो स्ट्रेट लाइन तब होगा जब जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से। अब ग्राफिकल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए कि सी ए यहाँ पे है ऊपर में, यहाँ ए बी है और ओ बी है। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है हमें किसको, हमें निकालना है यहाँ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो यहाँ से अगर स्पीड निकालेंगे तो स्पीड जो हो जाएगा वो डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस यहाँ कितना ट्रेवल किया, तो ए बी के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम कितना लगा, तो ओ बी के बराबर, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देगा, यानी कि ये बताएगा कि स्पीड हमारा कितना है। उसके बाद अगर हमें हमारा जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि स्पीड जो बॉडी का है वो नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है, जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड लाइन होगा, यानी कि पैराबोला होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन तो स्पीड यूनिफॉर्म, अगर कर्व्ड लाइन तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म। और इस जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इसी तरीके से हम ड्रॉ करें तो उससे हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसी तरीके से हम अगर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो है, या फिर उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब स्पीड टाइम ग्राफ आ गया। तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 3 केस है कि यदि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से तो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, और स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से तो एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट जो फिगर देखिए, इसमें जो है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल है किससे, तो टाइम एक्सिस से। तो जब टाइम एक्सिस से स्पीड का जो लाइन है वो पैरेलल हो तो हमारे जो बॉडी है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड जो है वो सेम है। तो यहाँ चेंज इन स्पीड जो है वो 0 आ जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ जो है अगर हम निकालना चाहें स्पीड, तो स्पीड जो है वो BC शो कर रहा है और टाइम जो है वो OC शो कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है वो आ जाएगा हमारा, और वही बताएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। और यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमारा निकलेगा कैसे, तो इसके नीचे का जो एरिया है, यानी कि इस फिगर में जो एरिया इंक्लोज्ड है उसी से हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC जो है वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा। और स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया है स्पीड टाइम कर्व का, वही हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बताता है। अब उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ जो है जिसमें स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसमें होगा क्या कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन वो किसी के पैरेलल नहीं होगा। तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ चेंज इन स्पीड क्या है, तो स्पीड जो है वो PQ शो कर रहा है और टाइम जो है वो OQ, तो PQ बाई OQ का जो स्लोप है, यानी स्लोप का जो ग्रेडियंट है वही हमें बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। और अगर यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस जो होगा उसको अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ जो है वो हमारा डिस्टेंस का वैल्यू देगा। यहाँ जो नीचे OPQ जो एरिया बन रहा है, और OPQ का जो एरिया होगा ये इस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ, तो हो जाएगा 1/2 इंटू OR इंटू OQ। ये जो है वो हमें क्या बताएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वही अगर केस रिटार्डेशन का हो, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन का, तो शुरू में जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा और बाद में जो है वो कम हो जाएगा, यानी 0 तक आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि जो हमारा लाइन है स्लोपिंग लाइन वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यानी घटते जा रहा है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स और आ रहा है। तो ये हो गया हमारा रिटार्डेशन। और स्पीड जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा इस केस में, जब बॉडी जो है वो रिटार्डिंग हो। अब स्पीड जो है, स्पीड टाइम ग्राफ, जब इनिशियल स्पीड किसी भी बॉडी का 0 ना हो, तो जब 0 नहीं, तो देखिए यहाँ B से स्टार्ट हुआ है और C तक गया, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, लेकिन यहाँ इनिशियल जो स्पीड था वो 0 नहीं था। तो यहाँ अगर एरिया हमें निकालना है, यानी डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो हमें डिस्टेंस देगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पैरेलल साइड्स हमें दिख रहा है OB और AC, तो ये पैरेलल साइड्स हो गया, और इनके बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो गया OA, यानी इसी को हम कहेंगे हाइट, और डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमें बताता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे यहाँ डिस्टेंस जब इनिशियल स्पीड जो है किसी भी बॉडी का 0 नहीं हो। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से स्पीड जब चेंज कर रहा है, तो यहाँ हमारा जो ग्राफ होगा वो पैराबोला की तरह होगा, जिसको कि हम कर्व्ड लाइन से शो कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी है। अब क्या किया है कि जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे मोशन को, उसी को ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया है। तो इसको आप एक बार समझिएगा तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग तीनों जो मोशन है उसको निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो कोई भी बॉडी जब सर्कल के अलोंग मूव करे, यानी कि सर्कल पाथ पे मूव करे, तो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि
अगर सर्कल में मोशन करे तो सर्कुलर मोशन, जैसे यहाँ मेरी गो राउंड एक झूला है, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, या फिर सीडी प्लेयर वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन का। अब यूनिफॉर्म कब कहेंगे, अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल सर्कुलर मोशन का। जैसे स्क्वायर ट्रैक है जिसका 4 साइड हो गया, हेक्सागोनल ट्रैक है ये भी सर्कुलर मोशन का है, उसके बाद ऑक्टागोनल ट्रैक है 8 साइड है, और सर्कुलर ट्रैक है जिसमें कि इंडिफिनिट नंबर ऑफ साइड्स, इसमें साइड हमें पता ही नहीं है कितना है, यानी अनंत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर ट्रैक। तो अब कुछ हम लोग मान लेते हैं कि जैसे एथलीट है वो रन कर रहा है हेक्सागोनल ट्रैक पे, तो ये हो गया इसका 6 साइड्स हो गया, और अगर रेक्टेंगुलर पे तो 4 साइड। तो कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली वो चेंज होते रहता है। तो इस लिए हम कहेंगे कि उसका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने का हमारे पास दो तरीका था, या तो स्पीड को चेंज करना, स्पीड के वैल्यू को। तो यहाँ स्पीड को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, चेंज हम कर क्या रहे हैं, तो चेंज हम कर रहे हैं डायरेक्शन को। तो जब हमेशा हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो हमेशा एक्सेलरेट कर रहा है। भले ही स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेट करने का कारण क्या है, तो उसका चेंज इन डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग खुद प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई स्टोन है उसको एक धागे से हम लोग बांध देते हैं और धागा को बीच में पकड़ करके उसको घुमाते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो है क्या कि उसका अगर हम पकड़े हुए हैं तो डिस्टेंस तो फिक्स है, और अगर सेम स्पीड से उसको नचा रहा है तो स्पीड भी उसका फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हर एक पॉइंट पे वो चेंज हो रहा है, कभी साउथ कभी ईस्ट कभी नॉर्थ वेस्ट, हमेशा मतलब हमेशा वो चेंज होते रह रहा है। कभी कभी बीच में दोनों डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी वो चेंज होते रह रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड होता है भले ही हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो। तो मोशन है किसी भी सर्कल के अलोंग जो मोशन है भले ही कांस्टेंट स्पीड हो लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड में नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूअसली। तो फोर्स जो है इस फोर्स जो जरूरी है इस सर्कुलर मोशन के लिए उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कि हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे आगे के क्लास में। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशन में भी पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो हमारा अर्थ है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर पूरा गैलेक्सी है इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो रन कर रहा है, मतलब चल रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना रहे तो वो नहीं रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कराने के लिए जरूरी है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एग्जांपल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो कौन कौन सा है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अर्थ के अराउंड करता है। तो यहाँ जो है सैटेलाइट का जो मोशन है वो भले ही कांस्टेंट रहे लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेटेड वो है। उसी तरीके से आगे जो एग्जांपल है जो मून है अर्थ का, वो भी अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। उसके बाद जो अर्थ है वो सन के लॉन्ग सर्कुलर मोशन में है, यहाँ पे फिगर से देख भी सकते हैं कि तो यहाँ जो भी मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर कोई साइक्लिस्ट है या एथलीस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है तो उसका स्पीड अगर वो कांस्टेंट बना के भी रखता है फिर भी उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम घड़ी को देख लें तो घड़ी में जो आर हैंड है या फिर मिनट सेकेंड हैंड है वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा। लीनियर यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ना ही स्पीड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वो एक्सेलरेटेड कैसे होगा। लेकिन वही अगर सर्कुलर मोशन है तो वो एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर कैलकुलेट करना है हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी बॉडी का तो डिस्टेंस वो ट्रैवल कितना करेगा, अगर एक राउंड वो लगाया तो सर्कल के लॉन्ग यानी 2πr और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ भी से हम शो किए किसको, स्पीड को, और डिस्टेंस हो गया हमारा 2πr और डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ से हम सर्कुलर मोशन में स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से
यहाँ तक ये हो गया और ये जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।